हेलो दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग रोमांटिक एज के बारे में पढ़ेंगे जो 1798 से स्टार्ट होती है और 1837 के टाइम पीरियड तक चलती है। तो इसकी शुरुआत हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे इसकी जो फर्स्ट लाइन है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव। ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये जो फेमस लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई द प्रेल्यूड जो एक उनका पोएम है उससे ली गई है। काफ़ी फेमस लाइन है, ये आप याद रखिएगा। कई बार ये लाइन एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर अदर टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम्स हो उसमें ये लाइन कई बार पूछ दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है और कंडीशंस किस तरीके से है उसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे द डेट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड ऑफ लिटरेचर आर नॉट प्रिसाइज एंड द टर्म रोमांटिक वाज इटसेल्फ नॉट वाइडली यूज्ड अंटिल आफ्टर द पीरियड इन क्वेश्चन। कन्वेंशनली द पीरियड बिगिन्स इन 1798। हम लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो 1798 का जो टाइम पीरियड है ऐसा माना जाता है क्योंकि 1798 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ का और कॉलरिज का यानी एस.टी. कॉलरिज का जो कलेक्शन था लिरिकल बैलेड्स वो पब्लिश हुआ था और इसी जो कलेक्शन है लिरिकल बैलेड्स का इसी के साथ ही ऐसा माना जाता है कि हमारा रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो द पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ऑफ देयर लिरिकल बैलेड्स एंड एंड्स इन 1832, a year which saw the death of Sir Walter Scott and the enactment by Parliament which saw the death of the first reform bill। यानी हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें 1832 को कई जगह रोमांटिक एज का जो लास्ट टाइम माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सर वाल्टर स्कॉट जो एक फेमस हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट थे उनकी डेथ हो जाती है। ये फर्स्ट रीज़न था और सेकेंड रीज़न ये भी था कि उस टाइम पीरियड में 1832 के टाइम पीरियड में ही फर्स्ट रिफॉर्म बिल वो अभी पास हो गया था, पार्लियामेंट से पास हो गया था। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि 1832 जो रोमांटिक एज जब लास्ट करती है, हालांकि हम लोग 1837 को ही कंसिडर करते हैं लेकिन यहाँ बताया गया है उसको हम लोग अभी ये इसके पीछे रीज़न दिया गया है कि सर वाल्टर स्कॉट की डेथ हुई थी और फर्स्ट रिफॉर्म बिल 1832 ईयर में ही पास हुआ था। These years link literary and political events. The Romantic period was an era in which a literary revolution took place alongside social and economic revolutions. In some histories of literature, the Romantic period is called the Age of Revolution. जैसे यहाँ कहा गया कि कुछ ऐसे भी हिस्ट्री रहे हैं जिससे हिस्ट्री में रोमांटिक पीरियड को क्या कहा गया है, एज ऑफ रिवोल्यूशन। क्या कहा गया है, एज ऑफ रिवोल्यूशन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से कि एज ऑफ रिवोल्यूशन किस लिटरेरी पीरियड को कहा गया है। तो वो लिटरेरी पीरियड आपका है रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक एज। आगे देखते हैं, द पीरियड वाज वन ऑफ द रैपिड चेंज as the nation was transformed from an agricultural country to an industrial one। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये बताया आपका कि जो पीरियड था उसमें काफ़ी जो चेंजेज आया। रैपिड चेंज कहने का अर्थ है कि बहुत ही तीव्र गति से जो चेंज आया, वो चेंज क्या आया उस पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में, कि पहले जो था एग्रीकल्चरल कंट्री था, अब वो कंट्री किस चीज़ में तब्दील हो गया, इंडस्ट्रियल में, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्री बन गया। द लॉज ऑफ फ्री मार्केट, आपको याद होगा फ्री मार्केट का टर्म एडम स्मिथ ने दिया था। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे आगे यहाँ लिखा हुआ है, द लॉज ऑफ फ्री मार्केट डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। तो ये जो फ्री मार्केट का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिस्ट का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को ही कहा जाता है।
और इनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 के टाइम पीरियड में पब्लिश हुई थी। उसी बुक में इन्होंने एक लॉ दिया था और वो लॉ था फ्री मार्केट, जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त व्यापार, है ना। उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा टैक्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स की बात नहीं होती है। डोमिनेटेड पीपल लिव्स एट द सेम टाइम अ शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर टूक प्लेस। Power and wealth were gradually transferred from the landholding aristocracy to the large-scale employees of modern industrial communities। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जिस समय इंग्लैंड में यहाँ जो बात कही है पावर एंड वेल्थ, यानी एरिस्टोक्रेसी फैमिली, कैसी फैमिली, तो एरिस्टोक्रेसी मतलब जिसको हम लोग एलीट फैमिली कहते हैं, यानी उच्च घराने राजशाही परिवार जिसको कहते हैं, उसके पास पावर और वेल्थ था उस टाइम पीरियड में। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैंड होल्डिंग एरिस्टोक्रेसी टू द लार्ज स्केल एम्प्लॉयर्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोमांटिक एज के टाइम पीरियड में ही मिडिल क्लास का बर्थ हुआ था। मिडिल क्लास में ही जो हमारे लेबर्स ग्रेड के जो लोग थे, एम्प्लॉयर्स थे, उनका बर्थ हुआ था, उनका डेवलपमेंट हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयर्स ऑफ द मिडिल क्लास। ठीक है, तो उन लोगों के पास भी अब काफ़ी बड़ी मात्रा में पावर और वेल्थ भी आ रहा था। एन ओल्ड पॉपुलेशन ऑफ रूरल फार्म लेबरर्स became a new class of urban industrial laborers। यहाँ स्पष्ट लिख दिया है, दिस न्यू क्लास केम टू बी कॉल्ड एज वर्किंग क्लास। और यही जो वर्किंग क्लास था, जिसको हम लोग मिडिल क्लास के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, वर्किंग क्लास को मिडिल क्लास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दीज वर्क्स, ठीक है, दीज वर्कर्स वर कंसर्न्ड इन सिटीज एंड द न्यू पावर ऑफ एन increasingly large and restive mass began to make itself felt। The Industrial Revolution created social change। ये तो श्योर शॉट है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा तो सोसाइटी में बिल्कुल चेंज आएगा। अनरेस्ट एंड इवेंचुअली टर्बुलेंस, डीप रूटेड ट्रेडिशंस वर रैपिडली ओवरटर्न। हाँ, जो डीप रूटेड ट्रेडिशन मीन्स जो पुरानी परंपराएं थी, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से तेज़ी से बदलने लगी। Within a short period of time, the whole landscape of the country changed। कहता है कि कुछ ही समय अवधि में क्या हुआ कि जो पूरे इंग्लैंड का जो कंट्री का जो लैंडस्केप था, जो भूदृश्य था, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। इन द कंट्री साइड, यानी जो गांव के इलाके होते हैं, जो विलेज के इलाके होते हैं, उसको हम लोग कंट्री साइड कहते हैं। तो कहता है इन द कंट्री साइड द ओपन फील्ड्स एंड कॉमनली वर्कड फार्म्स वर एंक्लोज्ड। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी फील्ड्स थे, ओपन थे, और जितने भी वहाँ पर खेत थे, खलिहान थे, वो सारे क्या हो गए, बंद कर दिए गए। द इंक्लोजर मूवमेंट इम्प्रूव्ड efficiency and enabled the increased animal farming necessary to feed a rapidly expanding population. But fewer laborers were required to work the land, and that led an exodus to the cities of large number of people seeking employment। मतलब क्या हुआ कि पहले तो फार्मिंग को बंद कर दिया गया, और उसके बाद उस भूखंड पे क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोगों ने अपने तरीके से वहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी पहले वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स होते थे, लेबर्स होते थे, अब उनके पास काम नहीं है, बहुत कम लेबर में भी उन लोगों का काम चल जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में क्या हुआ कि जो लेबर्स थे वो खाली पड़ गए। अब वो लोग अपने एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए, रोज़गार को ढूंढने के लिए वो अब किधर, तो सिटीज़ की तरफ वो मूव करने लगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। अगले क्लास में जब मिलते हैं तो हम लोग अगले तरीके से अगले इसके टर्म को हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा होगा आज, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।